Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 22nd lecture in the lecture series of Geomorphology. And guys, as you know that we have started a sub-lecture series in the lecture series of Geomorphology from yesterday. And in that sub-lecture series, we are going to talk about each and every aspect about every landform. And in this lecture, we will be talking about the very first landform, that is the mountains. What are the fold mountains, block mountains, residual mountains and the volcanic mountains? We are also going to classify them on the basis of their location. But before starting the lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. Which type of force is responsible for the formation of the first order, second order and the third order landform? And guys, you have to write down the two examples each of first order, second order and the third order landform. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So let's talk about the mountains. Guys, mountains are basically the second order landforms. क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं वो है कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस, एंड उनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो गाइस, हमने देखा था कि लैंडफॉर्म एलिवेटेड और डिप्रेशन दोनों को बोला जाता है. तो गाइस, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो एलिवेटेड एरियाज होते हैं, ये तो हम सबको ही पता है. उनकी पॉइंटेड टॉप होती है जिसे कि हम लोग पीक्स बोलते हैं. उनकी बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप्स होती हैं, मतलब वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ढलान है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है. एंड गाइस, इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है अगर हम लोग कंपेयर करें सी लेवल से. तो मतलब जो सबसे ज़्यादा एलिवेटेड एरियाज होते हैं उन्हें माउंटेन्स, उसके बाद थोड़े से कम तो प्लेट्यूज, एंड जो हमारे सी लेवल पर होंगे उन्हें बोला जाता है प्लेन्स. तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में. तो हमने क्या देखा कि ये एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म है, इसकी स्टीप स्लोप है एंड इसकी पीक्स होती हैं. एंड गाइज, अगर ये एक लाइन में प्रेजेंट हो बहुत सारे माउंटेन तो उन्हें माउंटेन रेंज का नाम भी दे दिया जाता है, जैसे कि इंडिया में है हिमालयन रेंज. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स. गाइज, हमने इन्हें डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कैसे ये बनते हैं. तो उनमें बेसिकली सबसे पहले आते हैं फोल्ड माउंटेन्स. वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में हमने वॉल्केनोज वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे उनकी हाइट वेरी करती है. उसके बाद है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स एंड उसके बाद है रेजिडुअल माउंटेन्स. गाइज, अभी बहुत ऑब्वियस है रेजिडुअल माउंटेन का क्या मतलब होगा कि उसकी इरोडिंग हो के वो थोड़ी उसकी हाइट कम हो गई है. और इरोडिंग कौन करेगा? हमारे एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन, जिसमें आते हैं विंड, रिवर एंड दी ग्लेशियर्स. तो गाइज, अभी क्वेश्चन ये है कि ये वाले लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था कि सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों के कारण बन सकते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है? इंटरनल फोर्सेस इन द अर्थ. लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं उन्हें बोला जाता है एक्सोजेनिक ओरिजिन की लैंडफॉर्म्स. नाउ कमिंग टू द थिंग कि गाइस, जो स्टडी ऑफ माउंटेन्स होती है कि कैसे वो बने हैं, कहाँ पर बने हैं, क्या उनका ओरिजिन है, क्या उनका फ्यूचर में होने वाला है, अगर उसकी स्टडी की बात करें तो उसे बोला जाता है ओरोजिनी. एंड गाइज, जो सबसे लेटेस्ट माउंटेन्स बने हैं जो कि नियरली हमारे 200 मिलियन ईयर्स एगो बने थे, उन्हें हम लोग बोलते हैं एल्पाइन ओरोजिनी के माउंटेन्स, जिसमें आते हैं रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड हमारी हिमालयन रेंज. लेकिन गाइस, अरावली हिल इसमें नहीं आती क्योंकि अभी वो रेजिडुअल माउंटेन है. तो इसका मतलब वो पहले बनी होगी, इसीलिए उसकी इतनी ज़्यादा डीन्यूडेशन हो चुकी है जिसकी वजह से अभी वो रेजिडुअल माउंटेन में कंसीडर होता है. तो गाइस, जो माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा पहले बने थे, मतलब सबसे पहले बने थे, उन्हें बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन ओरोजिनी के माउंटेन्स, जो कि हमारे नियरली बने थे 500 मिलियन ईयर्स पहले. मतलब अगर वो 500 मिलियन 600 मिलियन ईयर्स पहले बने थे तो उन्हें बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन ओरोजिनी के
माउंटेन्स, एंड इसमें हमारे कौन से माउंटेन्स आते हैं? लॉरेशियन माउंटेन्स ऑफ कनाडा। उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद बने तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कैलेडोरियन ओरोजिनी के माउंटेन्स। तो ये बेसिकली बने हैं 320 मिलियन ईयर्स एगो पहले। मतलब जो हमारे पहले वाले थे वो नियरली 500 मिलियन ईयर्स पहले बने थे, एंड ये बने हैं हमारे 320 मिलियन ईयर्स पहले। तो गाइज इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे माउंटेन्स बने थे, जैसे कि हमारी अरावली माउंटेन्स एंड दी एप्लेशियन माउंटेन्स। एंड गाइज आपको पता होगा कि जो हमारे अरावली माउंटेन्स हैं एंड एप्लेशियन माउंटेन्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डीन्यूडेशन ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेरिस्कन ओरोजिनी, जो कि थोड़े से और नए माउंटेन्स हैं, मतलब इनका ओरिजिन नियरली 220 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है। मतलब 220 से लेकर 320 तक की बात करें तो जो उस रेंज में हमारे माउंटेन्स बने थे उन्हें हम लोग बोलते हैं बेसिकली वेरिस्कन ओरोजिनी के माउंटेन्स। तो जो भी माउंटेन्स बेसिकली हमारे एशिया में प्रेजेंट है वो इसी ओरोजिनी के माउंटेन्स हैं। उसके बाद गाइज हमारे माउंटेन्स आते हैं जिनका ओरिजिन थोड़ा सा और नया है, मतलब हर्षिनियन ओरोजिनी के। ये माउंटेन्स हमारे 220 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर आप बात करो 200 मिलियन ईयर्स एगो तक, मतलब 200 मिलियन से लेकर 220 मिलियन तक जो भी माउंटेन्स बने हैं उन्हें बोला जाता है हर्षिनियन ओरोजिनी के माउंटेन्स। एंड उसमें हमारे कौन से माउंटेन्स आते हैं गाइज? बेसिकली जैसे ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी है, उसके बाद है हमारे वॉसेजेस। तो गाइज आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि इनका ऑर्डर क्या है, कि पहले जैसे जो सबसे पुराने थे वहाँ पर प्री कैम्ब्रियन है, फिर कैलेडोरियन है। तो गाइज ये बेसिकली आपको ऑप्शंस में आ सकते हैं कि आपको इन्हें अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, मतलब कि कौन से पहले बने एंड कौन से बाद में। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे कौन सा माउंटेन कब बना था। नाउ कमिंग टू द फोल्ड माउंटेन्स, विच इज बेसिकली द फर्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो गाइज फोल्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब जो दो प्लेट्स होती हैं वो आपस में क्लोज आती हैं। गाइज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे जब हमारी कंप्रेशनल फोर्सेस होती हैं वहां पर फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जहां पर टेंशनल फोर्सेस हो वहां पर ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं। तो गाइज क्या होगा, जब दो प्लेट्स क्लोज आएंगी तो उनमें क्या होगी? कंप्रेशनल फोर्सेस। क्योंकि अगर आप अपने दो हाथों को दोनों को आपस में ऐसे जोर से दबाओ तो वहां पर कंप्रेशनल फोर्सेस बनेंगी, एंड जब ऐसे ही कंप्रेशनल फोर्सेस कन्वर्जेंट मार्जिन पर होती हैं तो वहां पर माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, जिसे बोला जाता है फोल्ड माउंटेन। तो दो चीजें पता चली, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस है एंड दूसरी है हमारी कंप्रेशनल फोर्सेस। तो गाइस होता क्या है कि जब दो प्लेट्स आपस में क्लोज आती हैं तो जो एक प्लेट होती है वो थोड़ी सी बाहर को निकल आती है, मतलब वो हमारी अर्थ की क्रस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ पुश करती है, और एक लाइन फिर नीचे चली जाती है, फिर से पुश करेगी, फिर ऊपर लाइन आएगी। ऐसे एक पैटर्न बन जाता है जिसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर फोल्डिंग्स बन गई हैं। क्योंकि जब आप कपड़ों के भी फोल्ड करते हैं तो वहां पर क्रीज बन जाती हैं, वैसे ही कुछ हमारे फोल्ड माउंटेन्स में भी होता है। तो गाइज और क्या पता चला कि यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्सेस होंगी, एंडोजेनिक ओरिजिन होगा, एंड जो तीसरी चीज हमें पता चली है कि यहाँ पर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब फोल्डिंग्स होंगी। कुछ लाइंस बाहर को आएंगी तो कुछ लाइंस हमारी जाने वाली हैं अंदर वाली साइड। तो जो लाइन हमारे अर्थ के क्रस्ट से बाहर आएगी उसे बोला जाएगा एंटीक लाइन, एंड जो अंदर वाली तरफ जाएगी मतलब डाउन द अर्थ क्रस्ट उसे बोलेंगे सिंक लाइन। गाइस सिंक कहाँ होते हैं? नीचे, तो नीचे वाली लाइन को बोला जाएगा सिंक लाइन एंड ऊपर वाली लाइन को बोला जाएगा एंटीक लाइन। तो ऐसे ही बहुत सारी एंटीक लाइन और सिंक लाइंस का पैटर्न बन जाता है वहां पर, जिन्हें बेसिकली हम लोग फोल्ड माउंटेन का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्रेशनल फोर्सेस हुई, हमारी जो प्लेट थी उसने अर्थ की क्रस्ट को बाहर की तरफ मूव किया, पुश किया, जिसकी वजह से एंटीक लाइन बनी। अभी जो बाकी क्रस्ट है वो नीचे है तो वहां पर सिंक लाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड जब बहुत सारी ऐसी एंटीक लाइन और सिंक लाइन मिल जाएंगी तो वहां पर फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर दो प्लेट्स टकरा रही हैं। जो एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट को बाहर की तरफ पुश करेगी, जहां पर एंटीक लाइन बन जाएगी, एंड जो लाइन हमारी अंदर वाली साइड जाएगी मतलब बिलो द सरफेस जाएगी,
उसे सिंक्लाइन बोल देंगे। एंड जब ऐसे बहुत सारे पैटर्न बन जाएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगी फोल्ड माउंटेन्स की। तो गाइस क्या आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर एंटीक लाइन और सिंक्लाइंस बनी हुई हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे कपड़े रख देते हैं तो वो फोल्डिंग में ऐसे ही दिखाई देते हैं ना, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप पेपर को फोल्ड करके 3-4 पेपर्स ऊपर के ऊपर रखो तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। इसीलिए इनको फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। तो गाइस जो फोल्ड माउंटेन्स बहुत पहले बने थे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, मतलब ये बहुत ही पुराने हैं। उसमें आती है हमारी अरावली रेंज, जिसकी कि अभी बहुत बुरी तरह से इरोजन हो चुकी है। उसके बाद है अपलेशियन माउंटेन्स एंड द यूरल माउंटेन्स। गाइस यूरल माउंटेन्स प्रेजेंट है हमारे यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर, इसीलिए इनको यूरल माउंटेन्स बोला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यंग फोल्ड माउंटेन्स की, तो उसमें आते हैं हिमालयास, जो हमारे इंडिया वाले रीजन में प्रेजेंट है। बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद है रॉकीज एंड द एंडीज, ये प्रेजेंट है यूएसए में। एंड गाइज आपको पता होगा कि ये बेसिकली प्रेजेंट है हमारी पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लेट जहां पर मिलती है वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि ये कन्वर्जेंट मार्जिन पर बनने हैं। तो जहां पर भी हमारी पैसिफिक प्लेट कन्वर्ज करती है विद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, वहां पर एंडीज और रॉकीज की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस। गाइस हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देखा था कि कैसे पहले सिंगल लैंड थी, उसके बाद वो रप्चर होकर 2 लैंड्स बनी, जिसमें एक थी अंगारा लैंड एंड दूसरी थी गोंडवाना लैंड। तो गाइज आपको लगता होगा कि जो अंगारा लैंड थी वो बेसिकली हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी एंड गोंडवाना लैंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हम लोग सोचे तो ऐसा लगता है कि इंडिया हमारी अंगारा लैंड का पार्ट होना चाहिए, लेकिन गाइज एक्चुअली वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थी एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक अलग सी ही लैंड थी। एंड जो हमारा एशिया है एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में एक सी प्रेजेंट थी जिससे टेथिस सी बोला जाता था। एंड जहां पर जो प्लेट प्रेजेंट थी उसे टेथिस प्लेट टेक्टोनिक बोला जाता था। तो गाइस हुआ क्या कि विद टाइम जब हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, मतलब कि एशिया वाली प्लेट और इंडियन सब कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट ने इसको पुश किया, तो जो टेथिस सी थी वो नीचे नीचे सबडक्ट होती गई, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे खत्म होती गई। एंड इससे क्या हुआ कि कंप्रेशनल फोर्सेस बनी यहाँ पर, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ की क्रस्ट थी वो ऊपर की तरफ पुश होती गई। तो इससे हमारे हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेट हमारी डिस्ट्रॉय हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास, दैट इज द टेथिस प्लेट, जो कि प्रेजेंट थी हमारी एशियन प्लेट और इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में। तो हमारे माउंटेन्स बेसिकली बने हुए हैं टेथिस प्लेट से, क्योंकि उसमें कंप्रेशनल एंडोजेनिक फोर्सेस आई थी एशियन प्लेट और सब कॉन्टिनेंटल इंडियन प्लेट के कारण। क्योंकि गाइज आपको पता है कि जो ओशियनिक प्लेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं एंड इसीलिए वो ही सबडक्ट होती हैं या फिर उन पर ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो गाइज दीज आर द ब्यूटीफुल हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेट ऑफ राइज ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। मतलब क्या हुआ गाइज, अगर तो वहाँ पर आप ये सोचो कि वहाँ पर अभी भी कोई प्लेट प्रेजेंट है, अगर हमारी अभी भी टेथिस प्लेट प्रेजेंट होती हिमालयन रेंज और जो हमारी एशियन प्लेट है इसके बीच में, तो हमारे हिमालयन माउंटेन्स अभी भी थोड़ा थोड़ा राइज कर रहे होते। एंड ऐसा हो रहा है क्योंकि बेसिकली कुछ ना कुछ क्रस्ट और ऑक्युपाई होती जा रही है हमारे हिमालयन माउंटेन्स में। तो एक तो ये हुआ कि वहाँ पर कोई प्लेट प्रेजेंट है जो बेसिकली और डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिससे और एंटीक लाइन और सिंक लाइन बन सकती है। दूसरी चीज गाइस क्या हो सकती है कि वहां पर किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि जो वहां पर ग्लेशियर है उनकी मेल्टिंग हो रही हो, जिसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट पे कंप्रेशनल फोर्सेस आएंगी, हमारी अर्थ की क्रस्ट नीचे दबेगी, जिसकी वजह से कुछ क्रस्ट ऊपर आएगी, वो बनाएगी एंटीक लाइन एंड जो लाइन नीचे जाएगी उसे बोला जाएगा सिंक लाइन। एंड जब बहुत सारी ऐसी लाइंस बन जाएंगी तो वहां पर हमारे फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो हमारी अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट है या नहीं कि वो एंटीक लाइन और सिंक लाइन बना सके, एंड दूसरी है कि हमारे अर्थ के क्रस्ट पर कितनी की डिस्टर्बेंस है, जैसे कि हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण हो सकता है। तो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट क्यों करते हैं? जब एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज हो जाता है,
जिसकी वजह से फिर सी लेवल इंक्रीज होगा एंड हमारे कोस्टल एरियाज में आ जाने वाला है फ्लड। तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक माउंटेन्स। जैसा कि हमने देखा कि फोल्ड माउंटेन्स का जो ओरोजिनी थी वो बेसिकली थी हमारी एंडोजेनिक कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण, लेकिन जो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं ये बनते हैं टेंशनल फोर्सेस के कारण। टेंशनल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि डाइवर्जेंट मार्जिन पर, जहां पर दो प्लेट्स दूर जाएंगी जिनकी वजह से वहां पर टेंशनल फोर्स बनेगी, क्योंकि जब भी हम दोनों में किसी में भी टेंशन होती है तो वो आपस में चेहरा एक दूसरे की तरफ नहीं करते, मतलब ऑपोजिट साइड्स पर चेहरा करके बैठ जाते हैं। ऐसे ही हमारी टेंशनल फोर्सेस कहाँ बनेगी, जहां पर दो प्लेट्स आपस में रूट गई हैं एंड वो दूर जा रही हैं। तो इससे क्या होगा गाइस, जहां पर टेंशनल फोर्सेस होगी, डाइवर्जेंट मार्जिन होगी, वहां से हमारी अर्थ की क्रस्ट नीचे चली जाएगी, लेकिन जो साइड वाली एरियाज होंगी वो बेसिकली थोड़ी सी अपलिफ्टेड दिखाई देंगी। तो इससे क्या होगा कि 3 ब्लॉक्स बन गए, एक ब्लॉक नीचे धंस गया या फिर एक ब्लॉक ऊपर आ गया। तो ऐसे केस में जो हमारे माउंटेन्स बनते हैं उन्हें बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन। तो अभी क्या डिफरेंस हुआ फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स में? फोल्ड माउंटेन्स बन रहे थे हमारे कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण, ब्लॉक माउंटेन्स बन रहे हैं टेंशनल फोर्सेस के कारण, लेकिन दोनों बन रहे हैं हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। लेकिन गाइस डिपेंडिंग अपॉन द थिंग कि कैसे उनकी ओरिजिनी हो रही है, कैसे वो बन रहे हैं, उनके अगर हम लोग कंसीडर करें तो बहुत सारे केसेस बनते हैं एंड जो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं उनको भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो गाइस केस 1 क्या हुआ कि जो हमारा सेंट्रल ब्लॉक था वो हमारा नीचे की तरफ सबडक्ट हो गया। तो इससे क्या होगी, जो हमारा लैंडफॉर्म बनने वाला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, ब्लॉक माउंटेन, एंड इसे और क्या हम लोग बोलने वाले हैं, टेबल टॉप लैंडफॉर्म। तो गाइस मैंने आपको बताया कि 2 केसेस हो सकते हैं, एक तो सेंट्रल ब्लॉक नीचे धंस जाए एंड एक है कि वो ऊपर आ जाए। तो अगर ऊपर आएगा तो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे। तो गाइस ऐसा क्यों होगा, इसको टेबल टॉप क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर साइड वाला एरिया नीचे है एंड एक ही लैंड ऊपर पड़ी हुई है तो वो टेबल की तरह ही काम करेगी, इसलिए हम लोग इसे टेबल टॉप लैंडफॉर्म भी बोल देते हैं। नाउ कमिंग टू द केस 2, अगर जो हमारा सेंट्रल ब्लॉक है वो क्या हुआ कि अपलिफ्ट हो गया एंड जो हमारा वो जो लैंडफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर छोटा था तो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बन रहे थे, लेकिन अगर वो बड़ा है तो वहाँ पर हॉर्स्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब ये बेसिकली बड़ा वर्जन है हमारे ब्लॉक माउंटेन का। तो गाइस केस 3, अगर सेंट्रल ब्लॉक नीचे धंस जाए जिसकी वजह से जो साइड वाले ब्लॉक्स हैं वो थोड़े ऊपर दिखाई दे, तो इस केस में बनने वाली हैं रिफ्ट वैलीज। अभी केस 4, अगर जो सेंटर वाला ब्लॉक था वो बहुत ही बड़ा था तो यहाँ पर क्या बनेंगी, ग्रेबन्स। अभी जो लास्ट केस है हमारा केस 5, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, एक थोड़ा ऊपर फिर थोड़ा नीचे गया, दूसरे वाला, तीसरा थोड़ा सा और, चौथा थोड़ा सा और। तो ये कैसा पैटर्न बनेगा, स्टेयर केस पैटर्न, इसीलिए इन्हें स्टेयर केस ब्लॉक माउंटेन्स भी बोला जाता है। तो गाइज हमने देखा कि अगर छोटे साइज का ब्लॉक ऊपर आए तो क्या बनेगा, ब्लॉक माउंटेन, अगर बड़े साइज का आए तो क्या बनेगा, हॉर्स्ट, अगर नीचे चला जाए रिफ्ट वैली, अगर बहुत बड़े साइज का ब्लॉक नीचे जाए तो क्या बनेगा, ग्रेबन, एंड अगर एक स्टेयर केस लाइक पैटर्न बन जाए तो वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है स्टेयर केस माउंटेन्स की। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। गाइज एक तो है हमारा सियरा इन कैलिफोर्निया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है एंड गाइज आप इसको अपने मैप में प्लीज़ मार्क करने की कोशिश ज़रूर करना। उसके बाद है हमारे हर्स माउंटेन्स एंड उसके बाद हमारे आते हैं टेटॉन्स इन वियोंग। ठीक है गाइज, अगर अभी हम लोग बात करें रिफ्ट वैली की तो एक तो है हमारी ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली, उसके बाद गाइज हमारी और भी बहुत सारी वैलीज हैं, जैसे कि हमारे एंटार्क्टिक में एक रिफ्ट वैली प्रेजेंट है और हमारी रियो गैंडा रिफ्ट वैली प्रेजेंट है। उसके बाद हमारी ब्रेकल रिफ्ट वैली। गाइज इनके नाम आपको याद नहीं रहने वाले, लेकिन अगर आप इनको मैप पर मार्क करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको इनके नाम याद रह जाए, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं, सो दैट अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो आपको आराम से पता चल जाए कि ये क्या है। उसके बाद अगर गाइज हम लोग बात करें हॉर्स्ट की,
हॉर्स्ट में क्या था कि जो एक हमारा ब्लॉक था वो नीचे ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था। तो इसमें आते हैं हमारे वॉसजेस। उसके बाद गाइज इसमें आता है ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, एंड इसमें जो गाइज आते हैं वो हमारे माउंटेन्स इन फ्रांस जो कि हैं वॉसजेस माउंटेन्स, वो भी हमारे हॉर्स्ट एंड ग्रेबन में इंक्लूड हो जाते हैं। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हॉर्स्ट एंड ग्रेबन है वो बेसिकली सेम जगह पर ही होते हैं, क्योंकि हॉर्स्ट में अगर लैंड ऊपर आती है तो ग्रेबन में नीचे जाती है। अगर एक ऐसा पैटर्न बने कि एक ऊपर आ रहा है और एक नीचे जा रहा है तो यहाँ पर हॉर्स्ट एंड ग्रेबन एक साथ दिखाई देते हैं। तो गाइज ये एग्जाम्पल है हमारे ब्लॉक माउंटेन की, कैसे जो एक ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ आ गया है। उसके बाद ये है हमारी रिफ्ट वैली, जिसमें कि बहुत ही बड़ा डिप्रेशन देखा जा सकता है। उसके बाद गाइज ये आपको पता ही चल रहा होगा कि हॉर्स्ट एंड ग्रेबन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साथ हैं वो, मतलब हॉर्स्ट है अपलिफ्टेड लैंड एंड हमारी ग्रेबन हो गई है डाउनलिफ्टेड लैंड। उसके बाद यहाँ पर गाइस देखो स्टेयर्स की तरह एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इनको बोला जाता है स्टेयर स्ट्रक्चर माउंटेन, या फिर इन्हें बोलते हैं स्टेयरकेस माउंटेन्स। उसके बाद गाइस बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की। जैसा कि आपको पता है कि वॉल्केनो इज बेसिकली द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारे अर्थ का बहुत कोर गर्म है। एंड गाइज अगर आपने मेरी वॉल्केनो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, एंड कैसे वो जब अर्थ के सरफेस पर कूल डाउन हो जाता है, रॉक्स की फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ पर इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। एंड गाइज जो हमारी हाइट ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स है वो डिपेंड करती है विस्कोसिटी पर, मतलब जो हमारा अगर लावा है वो कम विस्कस है तो हाई लेवल जो हमारे माउंटेन्स हैं वो बनने वाले हैं, जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर लावा की विस्कोसिटी कम है तो माउंटेन्स ज़्यादा एरिया में होंगे लेकिन उनकी हाइट कम होगी, एंड जो उनकी स्लोप है वो भी ज़्यादा स्टीप नहीं हो पाएगी। तो गाइज हमारे जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं वो कन्वर्जेंट पर भी बन सकते हैं एंड डाइवर्जेंट पर भी। एंड गाइज जैसा कि आपको पता है कि जो ये माउंटेन्स हैं, जो वॉल्केनिज्म है, वो कन्वर्जेंट मार्जिन पर भी हो जाता है और डाइवर्जेंट मार्जिन पर भी। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सेंट्रल टाइप और फिशर टाइप ऑफ इरप्शन के बारे में इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉल्केनो, तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिए अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ कि लावा एक्यूमुलेट होता गया, उसकी कूलिंग हुई जिससे रॉक फॉर्मेशन हुई, डिफरेंट तरह के वहाँ पर लैंडफॉर्म्स बने, जैसे कि हमारे माउंटेन्स। अगर ओशियन के फ्लोर पर हुआ तो वहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पर माउंटेन्स ही होते हैं लेकिन छोटी सी पीक पानी से बाहर दिखाई देती है, तो हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर बन गया है वॉल्केनिक आइलैंड। तो यहाँ पर बेसिकली एक्यूमुलेशन हो रही है लावा की, इसीलिए हम लोग इन्हें माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोल देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर वॉल्केनिज्म हो गया है। यहाँ के लोगों को तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो चुकी होगी। तो गाइज आपको मुझे ये बताना है कि जो हमारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, स्लीपिंग वॉल्केनोज हैं एंड जो हमारे डेड वॉल्केनोज हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है। तो गाइज जब ये लावा ठंडा हो जाएगा तो ऐसा कुछ माउंटेन बन जाएगा जिसे हम लोग बोलने वाले हैं माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन या फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन्स, मतलब कि जो कि बने हैं कूलिंग ऑफ द लावा के कारण। तो इसमें एक तो है हमारे माउंटेन विसुवियस। आपको बताना है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। माउंटेन किलिमंजारो के बारे में गाइज आपको पता होगा कि क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बहुत बार वॉल्केनिज्म होता रहता है। उसके बाद गाइज है यहाँ पर हवाई आइलैंड्स। गाइज जो हवाई आइलैंड्स बने हुए हैं ना वो बेसिकली बने ही वॉल्केनिज्म के कारण है, क्योंकि जब ओशियन के फ्लोर पर वॉल्केनिज्म हुआ एंड वो थोड़ा सा सरफेस एरिया बाहर की तरफ दिखने लगा, वहाँ पर फ्लैट टॉप थी, तो उन्हें हमने बोल दिया है माउंटेन्स, बेसिकली आइलैंड्स ऑफ हवाई। एंड हमने गाइस देखा था कि जो आइलैंड्स ऑफ हवाई हैं यहाँ से एक स्नोफ्लेक कोरल्स आते हैं जो कि बेसिकली बहुत ही बड़ा थ्रेट है हमारे नेटिव कोरल्स के लिए। तो गाइज मैंने यहाँ पर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की लेक्चर सीरीज भी शुरू की हुई है इस चैनल पर, तो आप प्लीज़ उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर मोना लोआ ऑफ हवाई आइलैंड्स भी प्रेजेंट है।
तो उसके बाद गाइज हम लोग रेजिडुअल माउंटेन्स की बात करते हैं। तो रेजिडुअल माउंटेन्स का क्या मतलब हुआ कि पहले वहां पर कोई माउंटेन था एंड वहां पर क्या हो गई है, इरोजन। इरोजन कौन करता है, एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन, जो कि एक जगह से सेडिमेंट्स उठाकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं। एंड हमारे एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन में कौन कौन से आते हैं, विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर। जैसे कि गाइज यहाँ पर कोई और लैंडफॉर्म था लेकिन उसकी इरोजन होने के बाद वहां पर रेजिडुअल माउंटेन बन गया, जैसे कि हमारी अरावली रेंज है जिस पर हमारा दिल्ली प्रेजेंट है। तो वो बेसिकली क्या है, रेजिडुअल माउंटेन है। पहले उसकी पीक थी लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे इरोजन के कारण गाइज वो थोड़ा छोटा होता गया, उसकी पीक उतनी भी ज़्यादा शार्प नहीं रही एंड वहाँ पर रेजिडुअल माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गई। एंड गाइज आपको मुझे ये बताना है कि ये कौन सी ओरोजिनी के माउंटेन्स हैं, हमारी अरावली हिल्स। तो गाइज जैसा कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रही है तो हम लोग इन्हें मॉडिफाइड माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स है वो कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण बने थे, वॉल्केनिक माउंटेन्स वॉल्केनिज्म के कारण बने थे, हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बने थे टेंशनल फोर्सेस के कारण। लेकिन गाइज जो पीछे वाली 3 एग्जाम्पल्स थी उनका कॉज था हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस, लेकिन रेजिडुअल माउंटेन्स बनते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण, इसका मतलब विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर के कारण। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इनका ओरिजिन है एक्सोजेनिक। तो गाइज दीज आर बेसिकली द रेजिडुअल माउंटेन्स ऑफ अरावली। आप देख सकते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा शार्प पीक नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हें रेजिडुअल माउंटेन्स बोल देते हैं। तो गाइज इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, एक तो मैंने आपको अरावली बता दी है, मेजेस ऑफ यूएसए है, उसके बाद जो हमारे बिहार में माउंटेन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें कि प्रनास्थम माउंटेन्स बोला जाता है, सीरस हमारे जो स्पेन में प्रेजेंट हैं, ये भी हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स की ही एग्जाम्पल हैं। तो कौन कौन से हैं, आप एक अरावली को याद रख लीजिए एंड एक याद रख सकते हैं आप परसनाथम को। उसके बाद है मिजस ऑफ यूएसए एंड सियाराज रेंज ऑफ स्पेन। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, मतलब वो माउंटेन्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं। गाइस इनके तो नाम से ही क्लियर है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स का मतलब क्या होगा, जो माउंटेन्स कॉन्टिनेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, इंटीरियर में, जैसे कि हमारे यूरल माउंटेन्स। उसके बाद जो गाइस हमारे ओशियनिक माउंटेन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओशियन के फ्लोर पर, जैसे कि जो हमारे हवाई आइलैंड्स हैं वो बेसिकली एक वॉल्केनिक माउंटेन की टॉप ही है जो कि ओशियन से बाहर दिखाई देती है एंड उन्हें हम लोग बोलते हैं हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। उसके बाद जो हमारे माउंटेन्स हैं वो कोस्टल एरिया में प्रेजेंट होंगे, मतलब एट द बाउंड्री ऑफ द लैंड एंड द सीज एंड ओशियंस, उनको हम लोग बोलने वाले हैं कोस्टल माउंटेन्स। तो आप गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से माउंटेन्स कौन से हैं। मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत भी है, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। सबसे नीचे तो हमारे हिमालयन माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद गाइज आपको ऊपर दिख रहा है कि कैसे जो हमारे आइलैंड्स हैं वो बाहर की तरफ हैं, तो इन्हें ओशियनिक माउंटेन्स बोलेंगे। एंड द थर्ड एंड द सेंटर इमेज इज दैट ऑफ द कोस्टल माउंटेन्स। ठीक है गाइज, सो मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा माउंटेन्स के बारे में। सो इफ़ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्लेट्यूज के बारे में, उसके बाद प्लेन्स एंड उसके बाद हम लोग फ्लूवियल, अयोलियन एंड ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।